दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अब लोगों से राय मशवरा जरूर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन उनकी एक गलत फैसले की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक जल्दबाजी में लिया गया हुआ फैसला पूरे परिवार को इस तरह तहस महस कर जाता है कि कई लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? अब इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उसी में जाना माना एक ज़िला पड़ता है अब मुरादाबाद, सटा हुआ है एक खुशहालपुर थाना पड़ता है, और उसी में ही बैंक एक कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी के रहने वाले होते हैं इधर जयदेव सिंह, जिनकी उम्र लगभग अब 46 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है दीपा, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जयदेव सिंह के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है अब इधर हरनाम सिंह, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास ही होता है, जो मौके पर अपने चाचा के परिवार के साथ रूदपुर में रहकर अब पढ़ाई किया करता था। लेकिन इधर जयदेव का अपना दूसरे नंबर का बेटा होता है अब हरमिंदर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होता है, और सबसे छोटी एक बेटी होती है अब जस्मीन, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होता है। लेकिन जयदेव सिंह जो होता है इधर मुरादाबाद के जो कस्बा पड़ता है, उसी के जो डीएम होते हैं उन्हीं के पास अब ड्राइवरी का एक सरकारी नौकरी करता है। असल में वह जो बैंक कॉलोनी होता है, उस कॉलोनी पर ज़्यादातर मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और एक गार्ड की निगरानी जरूर रहती थी 24 घंटा, जिसकी वजह से वह कॉलोनी पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। उसी कॉलोनी में ही काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी पे रहते हैं, काफ़ी रिटायर जिलाधिकारी पे रहते हैं। लोगों का वहाँ बड़े बड़े लोगों से आना जाना बना रहता है। लेकिन तभी अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब 5 मई साल 2000 इसी साल अब 23 का ही अब रात का जैसे ही अब 11 बजे के आसपास का टाइम होता, तो उसी वक्त अब बैंक कॉलोनी का एक जाना माना गार्ड होता है। वह गार्ड जो होता है लोगों के घर जाकर अब निगरानी करने शुरू कर देता है। अब लोगों के घर जब पहुंचता तो अपना डंडा जो होता है 3-4 बार ज़मीन पर पटकता, जिसकी वजह से लोग सावधान भी हो जाते थे। अब इधर डंडा गार्ड पीटते पीटते उसी वक्त जाकर जयदेव सिंह के मकान के सामने पहुंचता है। जो गार्ड होता है अपने डंडे को बड़ी तेज पीटता है, तो देखता है सामने जो मेन गेट होता है जयदेव का, अब वह तो खुला हुआ। तुरंत अब जो गार्ड होता सुरक्षा, वह चौंक जाता कि आखिर इनका जो गेट होता आज मौके पर खुला क्यों पड़ा है। वह भी सोच लेता कि हो सकता है कि लोग आजकल सीसीटीवी कैमरा लगाने की वजह से पूरी तरह से अब बेपरवाह हो गए होंगे। लेकिन वह वहीं बुनबना शुरू कर देता, कहने लग जाता कि लोग आज इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाकर बेपरवाह बन गए, ना जाने उनके घर में कौन घुस जाए, उसका जिम्मेदारी गार्ड कैसे उठाएगा। काफ़ी तरह के बुनबनाने लिए बात करता है, और अपना डंडा 3-4 बार जब पीटता तो अंदर से कोई व्यक्ति का रिस्पॉन्स नहीं आता है। और गड्ढा जब 2 बार और पीटता है, तो उसी वक्त सामने बैठा हुआ एक पालतू अब कुत्ता होता है, मौके पर वह भी भौंकना शुरू कर देता है। और गार्ड जो होते हैं उसी कुत्ते की तरफ 2 बार और डंडा दिखाते, कुत्ता थोड़ी बहुत अब वहाँ सतर्क हो जाता, क्योंकि वो पहचान लेता है। अब इसी बीच दोबारा जो होते हैं गार्ड अब डंडा पीटना उसी गेट पे लोहे के शुरू कर देते हैं। और जब बार बार पीटते तो अंदर से एक नई नबीली दुल्हन, जिसकी शादी मात्र 1 साल पहले हुई थी, अब दीपा निकलती, कहने लग जाती कि बताइए गार्ड जी क्या बात है। तो इधर गार्ड जी कह देते हैं कि तुम्हारा गेट आज खुला क्यों है। तो उसी समय दीपा कह देती कि आज हम बंद करना भूल गए हैं। और गार्ड को वहाँ समझाती बुझाती है। गार्ड जो होते अपने हिसाब से वहाँ से निकलने लग जाते। दीपा अपना गेट बंद कर देती है, और गार्ड मौके पर जैसे ही अब 10 कदम आगे बढ़ता है, दूसरे गेट के सामने जाता है, अपना डंडा पीटता है, तो उसी वक्त उसके कानों में ना
इधर जयदेव के घर से बड़ी तेज से अब दीपा की चीखने की आवाज़ आती है। दीपा घर के बाहर से निकलती है, कहने लग जाती है कि हमारे पति का किसी ने हत्या कर दी है, हमारे पति को बचा लो, लग रहा हमारे पति की मौत हो गई है। तरह तरह की चीख की आवाज़ निकालती है। अब वहाँ बैंक कॉलोनी के जो लोग होते हैं वह भी भाई जग जाते हैं। जगने के बाद तुरंत बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि दीपा चीख रही है और दीपा की बातों को गौर से सुनते हैं। सुनने के बाद काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद कुछ लोग होते हैं दीपा के घर में जाते हैं, देखते हैं कि एक जो होता है बेड होता है, उसी बेड पर पूरी तरह से अब जयदेव खून से लथपथ पड़ा होता है। इस तरह का नज़ारा देखकर उसी वक्त उसी में से एक व्यक्ति होता है अब खुशहालपुर थाना में फ़ोन कर देता है। अब वहाँ के थाना प्रभारी खबर पाते अपने बड़े अधिकारी को देते हैं और एसएचओ साहब विलोब शर्मा भी खबर पाते हैं। इसकी खबर को लेकर वह भी हचम में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ घर में जब लोग घुसते तरह तरह के देख रेख करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अब बातें करते करते अब सुरक्षा गार्ड जो होता है मौके पर अंदर जाता है। जब देखता है कि खून से लथपथ अवस्था में अब उसी समय बेड पर पड़े हुए हैं जयदेव, उनके नाक पर हाथ लगाता है। उसको यकीन हो जाता है कि इधर जयदेव की अब मौत हो चुकी है। तुरंत वह भी अस्तंभ रह जाता है कि आखिर अभी तो हम गए कुछ मिनट पहले, पूरा घर शांत था, अचानक यह कैसे हो गया। लेकिन तब तक इधर खुशहाल के थाना प्रभारी पहुंच आते हैं। अब पहुंचने के बाद जो होता वहां जब देखते हैं तो तरीके से एसएचओ साहब भी पहुंच आते हैं। देखते हैं इधर जयदेव पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अपने ही अब बेड पर पड़ा होता है, जिसकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास होता है। अब वहाँ खड़े मौके पर काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता, तभी इसकी जो खबर होता है अब जाकर हर नाम को लग जाता है, जो मौके पर अब रुद्रपुर में ही अपने चाचा के साथ रहता है। वह भी पहुंचता, अपने पिता को देखता है, वह भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। और घर में दोनों जो बच्चे होते हैं छत से उतरते हैं, नीचे पहुंचते हैं, अपने पिता को देखते हैं, वह पे चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, पारिवारिक स्थिति देखते हैं, तरह तरह के सद्भावनें देते हैं, उनको समझाते बुझाते शांत होते हैं। पुलिस की टीम पहुँचती अपने हिसाब से तौर तरीके से छक करती है और बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवा देती है। और इधर कृष्णा पाल से ही वहाँ कुछ पूछताछ करती है। उन्हीं की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस के सुलझाने के लिए पुलिस की जो टीम को उसी समय काफ़ी सराह मसौला भी मिलता है। वहाँ एसएचओ साहब जो होते हैं अब इधर विलोब शर्मा अपनी टीम को हिदायत देते हैं कि इस केस को जल्द जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि जो मामला है एक रहीस कॉलोनी का है। अब इसीलिए काफ़ी लोग सख्ते में आ जाते हैं। तुरंत इस केस को सुलझाने के लिए बड़े अधिकारी जो होते हैं अब लग जाते हैं। अब सबसे पहले अब यह जाकर जानकारी लेना दीपा से चाहते हैं। पुलिस की एक टीम होती है, दीपा से पूछताछ करती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। दीपा कहने लग जाती है कि साहब अचानक रात में हमारी नींद खुलती तो हमारे पति के ऊपर एकाएक कुछ व्यक्ति टूट पड़ते हैं और हमें नहीं पता वह व्यक्ति कौन होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है दीपा की बात काफ़ी ध्यान से सुनती है, लेकिन पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता है कि जब अगर दीपा गहरी नींद में थी तो अचानक उसके पति जयदेव की आवाज़ उसके कान में तुरंत क्यों नहीं पहुँची, काफ़ी देर बाद कैसे पहुँची और कैसे उसको नहीं पता कि हमारे घर में कौन आया हुआ था। पुलिस के सामने काफ़ी सारे रहस्यमय सवाल आ जाते हैं। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब दीपा से ही कुछ तरीके से पूछताछ करती है। अब पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने की जब लगती है, सबसे पहले पुलिस के सामने खुलासा होता है कि आखिर दीपा की जो उम्र होती है 23 साल के आसपास है और जयदेव की जो उम्र होती है 45 साल के आसपास है। पुलिस भी बड़े अचंभे में पड़ जाती है। पुलिस समझ जाती है कि हो सकता है दीपा का कोई अपना प्रेमी हो, जिसकी वजह से इधर जाकर अपने पति की बेरहम तरीके से मिलकर हत्या करवाई हो। और पुलिस इसी मकसद से दोबारा अब दीपा के पास पहुंचती है और पूछताछ करती है। दीपा कहने लग जाती कि नहीं साहब, हमारे पति जो होते हैं एक तो नशेड़ी किस्म के थे, उनका काफ़ी बड़े बड़े लोगों से उठा बैठ का था, उनका दुश्मनी हो सकता है किसी बड़े लोगों से हो, लेकिन साहब हमारे पति जयदेव के अपने कुछ भाई थे, उनका कुछ ज़मीनी लफड़ा था, जिसकी वजह से आए दिन हमारे पति जो होता है उन लोगों से झगड़ा किया करते। हमें शंका हो रहा है कहीं ना कहीं इस हत्या में उनके भाइयों का हाथ है। वहाँ चलो साहब सारी बात सुनते, थाना प्रभारी सारी बात सुनते हैं, लेकिन दीपा की बात पर यकीन नहीं करते हैं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जाकर जयदेव के दोनों बेटों से पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी कुछ पुलिस को अता पता नहीं चलता है कि आखिर जयदेव का किसी के साथ दुश्मनी है या पैसे के पुराना लेन देन है, उसी के बीच झगड़ा तकरार हुए हो सकते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तौर तरीके से लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता है। बस पुलिस के पास एक ही साधन बच रहा होता है
कि जितने भी मौके पर कॉलोनी में अब मकान होते हैं उन्हीं मकानों में ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और जयदेव के भी मकान में कई सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से सीसीटीवी फुटेज को जाती है, कब्जे में लेती है और निगरानी करती है, तभी पता चलता कि ठीक जो होता है। इधर अब जैसे ही 5 मई का ही अब 6 बजे के आसपास का शाम का टाइम होता है, उसी वक्त जयदेव अपने घर में घुसता है। घुसने के बाद 2 घंटा नहीं बीतता है, अचानक उसका जो अपना कैमरा होता है कई बंद हो जाते हैं। पुलिस की टीम को बड़ी अचंभे पड़ जाती है कि आखिर जो होता है अचानक 8 बजे कैमरा इधर जयदेव के घर का क्यों बंद हो गया। पुलिस समझ जाती कि बस करो, जो भी होगा वह जयदेव का अपना कोई हितकारी होगा, जयदेव का हत्यारा। और हत्यारे शंका किसी पर किया नहीं जा सकता है कि कौन निकल सकता है। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से इस केस को सुलझाने की जब लगती है तो सोचती कि सबसे पहले पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाए, और रिपोर्ट भी आ जाती है और पता चलता है कि जयदेव की जो मौत हुई है वह ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से शरीर पर किसी डंडे की वार से ब्लड बहे हैं और इधर सांस भी फूलने की वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, अब जो कातिल होगा वह घर में होगा। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है दोबारा अब पूछताछ करने के लिए सबसे पहले दीपा के पास जाती हैं और पूछने लग जाते कि आखिर जो होता है कि आप मकसद था रात में 8 बजे अचानक सीसीटीवी कैमरा बंद होने का। और यह बात दीपा सुनती है, चौंक से जाती है, हड़बड़ा जाती है। उसके हड़बड़ते हुए हालत को देखकर वहाँ के चेसो साहब जो होते दीपा के ऊपर शंका जताने लग जाते हैं कि बस करो, तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारे पति का हत्यारा कौन है। हमारे सामने सच सच बतलाना तो भाई तुम्हारे लिए आगे मुसीबत पड़ जाएगी। काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक तरीके से आप दीपा के ऊपर दबाव मारते हैं और दीपा जो होती है उसी वक्त पुलिस के सामने एक तोतागिरी दिखाना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम कहती है कि हमें सच सच बतला दो, नहीं तो फिर अगली मुसीबत तो खड़ा होगा ही, साथ में कई सारी परेशानियों का सामना तुझे भी करना पड़ जाएगा। और पुलिस की टीम के सामने जब इस तरह की बात दीपा सुनती है कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति होते हैं आए दिन शराब पीकर आते हैं तो हमारा पिटाई भी किया करते थे, जिसकी वजह से हम उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और अपने सौतेले बेटे और अपने भाई के साथ मिलकर साहब अपने पति का बेरहम तरीके से हत्या करवाया है। लेकिन हत्या का अब जो कारण होता है, जो मकसद होता निकल के आता है, इसे सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ठीक उत्तर प्रदेश, उसी का जाना माना ज़िला है अब संभल, और उसी में ही एक मडवाली रसूलपुर जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं यही सरकारी ड्राइवर अब जयदेव सिंह। मैं बात कर रहा हूं ठीक है साल 2006 में। इस जीवन की जो शुरुआत करते हैं साल 2006 में जयदेव करते हैं ठीक खन्ना एक ट्रेवलेंस की टैक्सी चलाने से। अब वहाँ से जब करते हैं उनका जो मन होता लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के मैनेजर को बड़ी जल्दी जो होता है जयदेव भाग जाते हैं और तौ तरीके से अब काफ़ी लोगों से उनका उठका बैठका बन जाता है। और लेकिन इसी बीच अब जयदेव जो होता है काफ़ी बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मुरादाबाद में ही एक काट है कस्बा पड़ता है, वहाँ के एसडीएम साहब होते हैं। उन्हीं से जाकर जब मुलाकात होता है तो एसडीएम साहब जो होते हैं अब इधर जयदेव को अपना ड्राइवर बना लेते हैं और चंद सालों के अंदर जो होता है जयदेव अब उसी वक्त संविदा पर ड्राइवर का पद पा जाता है, जिसकी वजह से अपना जीवन संभाल बैठता है। और चलते चलते ठीक है जब वक्त गुजरता है तो समय के हिसाब से एसडीएम जगमोहन गुप्ता जो होते हैं अपना ड्राइवर बनाने के नाते अपने साथ काफ़ी मान सम्मान के साथ अब रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक 18 साल पहले जो होता है अब जयदेव की शादी अब जाकर एक पुष्पा नाम खूबसूरत लड़की से हो जाती है। अब जयदेव के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, अब जिसमें एक बड़ा बेटा होता है हरनाम सिंह और सबसे छोटा एक बेटा होता है हरमिंदर सिंह और एक सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम अब जस्मीन होता है। लेकिन तौर तरीके से इधर जयदेव जो होते हैं अपने तीनों बच्चों का पढ़ाई के देख रेख करने के लिए फैसला लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब जाते हैं इधर खुशहाल जो पुर पड़ता है उसी के बैंक कॉलोनी में तौर तरीके से एक 2 तल्ले का मकान खरीद लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। तौर तरीके से ज़िंदगी बीतता है और बीतते बीतते कुछ साल का जब वक्त बीतता उनका जो बड़ा बेटा होता है तौर तरीके से पढ़ाई करने के लिए अब बड़े कॉलेजों में एडमिशन ले लेता है। समय बीतने लग जाता है, लेकिन समय के हिसाब से ठीक घटना से मात्र 1 साल पहले जुलाई साल 2022 का महीना होता है, उसी महीने में जो होता है अचानक पुष्पा को हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जब चली जाती है तो पूरे घर में एक सदमे का पहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से सब लोग अपने जीवन सुधारने में लग पड़ जाते हैं। लेकिन उसी बीच जो होता है इधर जयदेव का अपना जो बड़ा बेटा होता है इधर हरनाम सिंह अपना माँ पे किए हुए सारे
अपराध को मौके पर अपराधी अपने पिता को मार लेता, जिसकी वजह से हरदेव और हरनाम के बीच लोग झगड़ा हुआ करते थे और झगड़े तकरार इस तरह हुआ करते थे कि दोनों एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं। लेकिन समय तो बीतता है, समय बीतने के बाद लोग भी इधर समझते हैं कि आखिर नौकरी होने की वजह से अब जो होता है हरनाम भी अपने हिसाब से लड़कियों की तलाशी तो कर रहा है। और तभी कुछ लोगों को सही पता चल जाता है कि हरनाम जो होता है सही में शादी के लिए लड़की की देखरेख तो कर रहा है। और तभी ठीक जाकर घटना से मात्र अब 1 साल पहले हरनाम जो होता है अपने ही इलाके के दूसरे छोर पे रहने वाली अब इधर दीपा रहने वाली दीपा से अब देख रेख कर लेता है। दीपा की जो उम्र होती है लगभग उस समय सिर्फ 22 साल के आसपास होता है, लेकिन इधर हरदेव की उम्र लगभग 45 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर दीपा के जब पिता को पता चलता है कि हरनाम से हमारी बेटी का रिश्ता होना पूरी तरह स्वाभाविक हो गया है, तो उनको भी पता चल जाता है कि ऑलरेडी शादीशुदा था। उसके टोटल 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की उम्र लगभग 16 साल के आसपास हो चुका है, बड़े समय पड़ जाते। लेकिन दीपा के जो पिता होते हैं वह जब जान पाते हैं कि इधर जगदेव की ऑलरेडी इधर एक सरकारी नौकरी भी है, जिसकी वजह से बड़े जल्दी झुक मार लेते हैं और अपनी बेटी की शादी जाकर अब जयदेव के साथ करवा देते हैं। और दीपा तौर तरीके से अपने पति के साथ एक नए जीवन में बंध जाती है, नए नवीली दुल्हन की तरह रहना शुरू कर देती है। अब रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो दीपा के सामने एक चौंकाने वाला अब रहस्य निकल के आ जाता है कि साथ उम्र तो ढला भी है और साथ में एक नशेड़ी किस्म का हमें पति मिला हुआ, जिसकी वजह से अब दीपा जब कभी अपने पति जयदेव को अपने घर में पीने के लिए मना करती तो इधर जो होता खुद झगड़ा तकरार करना शुरू कर देता है। लेकिन झगड़े तकरार का जो कारण होता कभी कभी जब बड़े बेटे छोटे बेटे को लग जाता तो उस समय अपने पिता के सामने आते खड़े होते हैं और अपनी माँ का मौत का आरोप लगाते हुए अपने पिता को कहने लग जाते कि तुम्हारी वजह से हमारी जो माँ होती है इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब यह बात जब दीपा सुनती वह भी बड़े उलझन में पड़ जाते कि आखिर क्या कारण है कि छोड़ के जाने का। लेकिन दीपा जब कुछ महीने वक्त रहती है तो रहने के बाद जो होता है समय के हिसाब से इधर जयदेव जो होता है अब दीपा से उबना शुरू कर देता है। जब भी घर में पहुंचता दीपा मना करती और मना करने के बाद नशे में होते ही अब पिटाई करने लग जाता है। लेकिन समय इस तरह भागता है कि दीपा को एहसास नहीं होता, क्योंकि दीपा को भी पता होता है कि घर में जो तीनों बच्चे हैं वह अपने पिता से बेतुका नफरत करते हैं। और वह कारण जानती तो और चौंक जाती है कि आखिर नफरत का कारण जो होता है इधर हरनाम के अपने माँ का है। और इसी वजह से तीनों बच्चे नफरत करते हैं। अब इधर दीपा जो होती घर में पिटाई की वजह से अब तीनों बच्चों के ऊपर जो होता है अपनी मेहरबानी दिखाना शुरू कर देती है। भले थी सौतेली माँ, लेकिन तीनों बच्चों को एक माँ का प्यार देना शुरू कर देती है। और बच्चे जब घर में कभी भी आते हैं तो उनका तौर तरीके से लंच डिनर और साथ में कपड़ा लत्ता धोना सना एक घर गृहस्थी की तरह साथ निभाना शुरू कर देती है। और तीनों बच्चों जो थे तौर तरीके से दीपा को भी अपने घर की माँ मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है हरनाम एक दिन अपने घर में तो होता है, लेकिन उसी वक्त अपनी माँ का अपने ही पिता के हाथ से पिटाई करते देखता है तो इधर अपने पिता के खिलाफ हो जाता है और कारण लेते हुए झगड़ा करना शुरू कर देता है। और उसी समय जो तो रोड पर चला जाता है अपने इधर चाचा किशन कुमार के साथ वहीं पढ़ाई करने लग जाता है। लेकिन इधर जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है अब इधर पुष्पा की मौत का कारण जानने के लिए दीपा काफ़ी परेशान हो जाती है और इधर बड़े बेटे से हाल चाल लेना शुरू कर देती। तभी एक दिन जो होता है इधर जयदेव घर में पहुंचता है तो अपने बड़े बेटे से बात करते हुए दीपा को देख लेता है। उसके मन में शंका ज़्यादा बस कर हमारी पत्नी का हमारे बड़े बेटे के साथ कुछ अनैतिक रिश्ते तो पनपे हैं, जिसकी वजह से खिलखिलाकर बात करती है। लेकिन यह था तो एक माँ बेटे का प्यार था। लेकिन इसी शंका में जयदेव के मन घर कर जाता है, जिसकी वजह से झगड़े तकरार और बढ़ जाती। कभी कभी जयदेव जो होता है अब इधर दीपा का बेरहम तरीके से पिटाई कर दिया करता था। और पिटाई का सिलसिला तो चलता है। चलने के बाद दोनों बच्चे घर में होते तो अपने पिता को उसको लेकर झगड़ा जरूर किया करते थे। लेकिन सिलसिला यूँ ही नहीं रुकता है। लेकिन सिलसिले के बीच जो होता है एक दिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त जयदेव घर में पहुंचता है तो इधर अपने बेटे से फ़ोन पर बात करते हुए दीपा को देख लेता, वहीं पिटाई करता है। और उसी दिन पूरी तरह से सावधानी बरतना अब शुरू कर देता है। अपने घर में हर कोने में जाकर कई CCTV कैमरे लगवा देता है और उससे अपने मोबाइल से कनेक्ट करवा लेता है। जब भी कभी ड्यूटी पर रहता तो लाइव देखता रहता था। लेकिन इसी बीच दीपा को बड़ी आहत हो जाती है
और उसी बीच दीपा जाती है अपने भाई अब नीसू सिंह को खबर दे देती है। और नीसू सिंह जब खबर पाता है तो उसी समय उसको बड़ा आहत होता है कि हमारी बहन को लेकर हमारे जीजा के मन में कितने आहत पैदा हुए हैं। इसी बात को लेकर नीसू सिंह उसी समय बड़ा ही खतरनाक अपने जीजा को सबक सिखाने का फैसला ले लेता है। लेकिन इसी बीच जो होता है, जैसे ही अप्रैल अब साल 2023 का महीना चढ़ता है तो उसी महीने में हरनाम सिंह को पता चलता है कि हमारे जो पिता होते हैं मौके पर हमारे खेत के सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसको बेचने के जुगाड़ में लगे हुए। उसी समय बड़ा स्तंभ रह जाता है कि आखिर अगर वह खेत बिक गया तो हम लोग तो खाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि उसी खेत से सालों का खर्चा चल पाता था। अगर वह खेत हाथ से निकल गया, ज़मीन निकल गया तो हमारे पिता तो उसको बेच लेंगे और शराब पंथे में उड़ा देंगे। यही सब सोच साज कर अब जो था हरनाम अपनी माँ दीपा के पास आता है। आने के बाद दीपा भी समझती है कि आखिर हमारी दुनिया भी है, हमें इस पिटाई से ज़िंदगी से कितनी नफरत हो चुकी है हमें पता है। यह बात हरनाम भी जानता है। हरनाम जब जानता है तो अपनी सौतेली माँ के सामने कहता है कि माँ जी, इसका कोई ना कोई हमें रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन इधर जो होती है पूरी तरह से पीटी पिटाई जो नन्हे बेली दुल्हन होती है, और मौके पर दीपा भी कह जाती है कि इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, कैसे ना तैसे कर कर अगर तुम अपने पिता को हमारे रास्ते से हटा दो तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, और उसकी अपनी सरकारी नौकरी भी है, उसके बदले तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हरनाम जब यह बात सुनता दीपा के द्वारा वह समझ जाता कि हमें अब क्या करना है। लेकिन इसी बीच अब दीपा जो होती अपने भाई अब जाकर नीसू को भी सारी बात की जानकारी दी, और नीसू जो होता अपनी बहन के प्लान में बड़ी जल्दी शामिल हो जाता है, और हरनाम अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लेता है। अब चारों को चारों मिलकर इस घटना को बड़े खौफनाक तरीके से रचते हैं। और तभी घटना से मात्र जो होता है अब इधर 30 दिन पहले अब दीपा जब घर में रहती बड़ी सावधानी तरीके से, एक साधारण तरीके से बनती। अब यह जब देखता उसको बड़ा चिंता होने लग जाता कि आजकल हमारी पत्नी के अंदर क्या हो गया है कि बड़े स्वाभाविक तरीके से हमारे साथ व्यवहार में आती है। बेटे घर में होते बड़े साधारण तरीके से अपने पिता से मीठी मीठी बात करते हैं। लेकिन पूरी तरह से जयदेव समझ जाता कि बस करो, अब जो है वह अच्छा होने वाला है। तो इसी बीच जयदेव पूरी तरह से अपनी ज़मीन की बेचने की तैयारी कर लेता है। इधर दीपा को खबर लगता है, और जाकर हरनाम को खबर लगता है, और इधर नीसू को खबर लगता है, और उधर छोटे बेटे को खबर लगता है। चारों को चारों मिलकर जो होता है अब बड़े तौर तरीके से इस घटना को अंजाम देने के लिए लग पड़ जाते हैं। और ठीक है, जैसे ही अब 5 मई साल 2023 का ही अब शाम का वही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त अब दीपा जो होती है अपने साथ अपने पति को देखती है अपने कमरे में घुसते हुए, तो नशे में होते हैं। उनको देखने के बाद वह थोड़ी बोलचाल करके इसी बीच दोनों के बीच झगड़ तकरार हो जाते हैं। लेकिन वहीं अब जयदेव कह देता कि हमें जल्दी से खाना पीना दो, हमें नींद आ रहा है। तो यह बात दीपा जब सुनती है कहने लग जाते कि ठीक है, और उसी वक्त अपने बेटी सौतेली बेटी और अपने बेटे हरमिंदर को बुलाती है, और बुलाने के बाद तीनों को बैठाकर आराम से खाना खिला देती है। और चंद मिनट के अंदर जो होता है जयदेव अपने बेडरूम में जाते हैं, वहाँ बेडरूम में आराम से सोने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का वही 8 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर दीपा जाती है और अपने बेटे हरनाम सिंह को बुला लेती है। हरनाम सिंह मौके पर पहुंचा होता है और उसी वक्त अपने सौतेली माँ के सामने कुछ बात करता है, और इधर जैसे ही उसी वक्त दोनों मामले को अपना व्यवहार में बदलते हुए देखते हैं तो जाती है दीपा सीसीटीवी कैमरे का जो रिकॉर्डिंग होता है उसको मौके पर ऑफ कर देती है, और दीपा फ़ोन कर अपने बड़े भाई नीसू सिंह को बुला लेती है। और वहाँ जब पहुँचता है, पहुँचने के बाद तीनों के तीनों जो होते हैं बेडरूम में जाते हैं। नीसू सिंह जो होता है अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है, चलाने की कोशिश तो करता है लेकिन उसमें खाली होता है। वह तुरंत जो होता है अपने चारों तरफ इशारा मारता, चारों को चारों मिलकर वहाँ से डंडा उठाते हैं। उसी डंडे से पहले बेहरम तरीके से जयदेव की पिटाई करते हैं, क्योंकि वह नींद के अभाव उसमें होता है और नशे में होता है, वह समझ नहीं पाता है। तभी वह लोग एकाएक टूटते हैं और अचानक इस दुनिया में छोड़कर जयदेव सिंह मौत की नींद में सो जाता है। और कुछ मिनट जैसे बीतता है, बीतने के बाद जो होता है वहाँ से नीसू सिंह और हरनाम मौके पर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और घर में जैसे ही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो बाहर दरवाजे पर गार्ड पहुँचता और डंडे को खड़काना शुरू कर देता है। और दीपा उसी वक्त समझ जाती हैं, बाहर निकलते देखती गार्ड समझाता बुझाता है, अंदर आते हैं। अंदर आने के 10 मिनट बाद जो होता है अब दीपा नाटक करते हुए बाहर निकलती है, वहीं से दहाड़ी मार कर चिल्ला पड़ती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जब सच्चाई जाकर नीसू के
चेहरे से निकल कर आती है। इससे सुनकर वहाँ हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता है। और इसी बीच हरनाम सिंह, हरविंदर सिंह को और साथ में दिशु सिंह को पुलिस की टीम कस्टडी में ले जाती है। वहाँ के चारों को ही अब कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।